हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ठीक। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, टॉपिक है आज का हमारा सेंटर ऑफ मास पार्ट टू। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और आज हम फिर से कर रहे हैं इसी टॉपिक को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऐसे ही कुछ चार पांच क्वेश्चंस और हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, जो कि आपको एडवांस और मेंस की एक कंबाइंड फील दिलाएंगे। ठीक है ना, मेनली तो एडवांस के लिए है, पर मेंस के लिए भी आप थोड़ा टफ साइड में उसको सोच सकते हो। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। इसने बोला टू आइडेंटिकल रॉड्स आर जॉइंड एट वन ऑफ देयर एंड्स बाय अ पिन। Joint is smooth and rods are free to rotate about the joint. Rods are released in vertical plane on a smooth surface as shown in this figure. The displacement of the joint from its initial position to the final position, यानी कि ये जो joint है इसका displacement बताना है initial से final position तक का। ठीक है ना, बताइएगा, करिएगा। 2 मिनट का टाइम दे सकता हूं मैं इसमें आपको। ठीक है, करिए ट्राई। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें। ओके, ये यहाँ पे इसने बोला कि ये है जॉइंट, इस जब है ये, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको इस पॉइंट का, और सरफेसेस स्मूथ है सब जगह। एक लास्ट में एक लाइन और लिखता है कि लाई स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। पूरी ईमानदारी से ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन इसलिए ऐसा लिया ताकि सब लोगों से हो जाए और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो। कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो आप और ट्राई करिए। ओके चलिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसने क्या बोला है कि टू आइडेंटिकल रॉड्स इस तरीके से ज्वाइंट हैं ये। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि जब ये चीज फैलेगी, ठीक है ना, भाई रॉड इस तरीके से होगी, एक रॉड तो ये होगी यूं, और इसका जो जॉइंट है यहाँ पे ये इस तरीके से है यूं, और नीचे ये ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड। अब ये वाली लेंथ L है, ये वाली लेंथ भी L है, और ये है जॉइंट। जब ये चीज ग्राउंड पे गिरती है तो भाई देखिए x डायरेक्शन का फोर्स कितना है? 0। इसलिए x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग नहीं होगी। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास है कहां पे इस टाइम? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका यहाँ, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है दैट इज आर सेंटर ऑफ मास। ये अपना सेंटर ऑफ मास है। तो अगर ज्योमेट्री लगाई जाए तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस L/4 है। दिस इज L/4 एंड दिस इज अगेन L/4। ये वाले डिस्टेंसेस यहां से ये, तो ये यहां पे एक टाइप से आपका पॉइंट है। जब ये चीज, ठीक है ना, जब ये चीज नीचे गिरेगी और पूरी फैल जाएगी तो सेंटर ऑफ मास जॉइंट पे आ जाएगा। इसका मतलब ठीक इसी पॉइंट के नीचे कुछ भी अरेंजमेंट होगा, इसी पॉइंट के नीचे ये वाला जॉइंट है ना, ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये रॉड गिरेगी तो यहाँ पे ये जॉइंट गिरेगा। ये वाला जॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रॉड है आपकी, ये रॉड यहाँ से आधी तो इधर पहुंच जाएगी यूं, और आधी रॉड इधर पहुंच जाएगी यूं गिर जाएगी। तो फाइनली आपको कौन सी डिस्टेंस बतानी है? फाइनली आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है फाइनली। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, L का स्क्वायर
प्लस एल बाई 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। 16 प्लस 1 अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है ना, और एल बाई 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो √17 एल बाई 4 इज आर आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन हमारा सही आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये अपना आंसर हो गया। ठीक, तो ये बड़ा ही इजी टाइप का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम अब, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम के बाद करेंगे, लास्ट में देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं और ट्राई करिए इसको। ठीक, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते हुए, एक एक लाइन को आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। आपके लिए यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लगने चाहिए 3 मिनट्स। 3 मिनट्स इसमें आपको लगने चाहिए। ये बोल रहे हैं कि सब जगह फ्रिक्शन को इग्नोर करना है और जो कॉलिजन है वो भी इलास्टिक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू बतानी है यहां पे कितनी होगी। बिल्कुल ट्राई करिए, ईमानदारी से ट्राई करना है। पार्टिकल का मास m है और इसका मास 3m/2 है, यानी कि इसका मास तो m हो गया और इसका मास हो गया आपका 3m/2, 1.5 गुना। चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन में। देखो ये बोल रहा है कि इसका मास है m और इसका मास है कितना 3m/2। अब ये बोल रहा है कि पार्टिकल हिट्स द हेमिस्फीयर एट रेस्ट विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 एंड रिबाउंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में रिबाउंड करता है, यानी कि कॉलिजन के बाद वो उस तरफ चला जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करूँ तो भाई ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप इसको हेमिस्फीयर ही लो, ठीक है ना। आप क्योंकि यहाँ पे कॉलिजन हो रही है, ये तो समझ लीजिए एक टेंजेंशियल प्लेन हो गया, ये यहाँ पे एक टेंजेंशियल प्लेन हो गया इस तरीके का, आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है ना। भाई ये क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हेमिस्फीयर मत समझो आप, आपके लिए तो एक टेंजेंशियल सरफेस हो गई है, ठीक है ना। अब मान लो अगर ये वाला एंगल थीटा है यहाँ पे और मैं इस लाइन को यहाँ तक मिला दूँ, इस लाइन को मैं यहाँ तक मिला दूँ इस तरीके से यूँ, ये वाली लाइन को ये,
तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो आपके लिए तो समझ लीजिए ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया ना, इस तरीके का ऐसा इंक्लाइन प्लेन हो गया ये आपके लिए, जिस पे कॉलिजन हुई है और वो सीधा ऊपर की तरफ वर्टिकली बाउंस हो गया। ठीक, तो आप चाहो तो इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, एक इस टाइप की सिचुएशन में, जिससे आपको हेमिस्फीयर को देख के डर नहीं लगेगा। हेमिस्फीयर को देख के ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं इसका क्या फंक्शन रहा होगा इस क्वेश्चन में। तो आप ये देखिए, ये आप चाहो तो एक ऐसा ट्राइंगुलर ब्लॉक भी मान सकते हो जिसमें ये एंगल कितना है, थीटा, और यहाँ पे जो बॉल आती है, ठीक है ना, और इसका मास है 3m/2, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे बॉल ऐसे आ रही है यूं और कॉलिजन करके बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यूं जा रही है। ऐसा क्वेश्चन बन गया हमारा ये। हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी v0 है, ये मान लेते हैं v0 है, तो भाई मान लो टकरा के v0 टकरा के यहाँ पे ये v1 बन गई और ये इस तरफ चलने लग गया कितने से, v2 से, ठीक है ना। तो ये पूछ क्या रहा है यहाँ पे, पार्टिकल, हाँ एंगल थीटा पूछ रहा है कि थीटा एंगल कितना है अगर ये वर्टिकली ऊपर चला गया तो, और कोलिजन कैसी है, इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो बहुत सारी बातें इसने हमें बता दी है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए लीनियर मोमेंटम बैलेंस करते हैं यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में। इस पूरे सिस्टम में अगर देखा जाए तो m मास की बॉडी v0 वेलोसिटी से आ रही है और x डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं है, तो x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये m मास की बॉडी v0 वेलोसिटी से आ रही, तो m इंटू v0 बराबर होना चाहिए पूरे सिस्टम का कोलिजन के बाद का मोमेंटम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3m/2, ठीक है ना, 3m/2 इंटू v2। आप देखिए यहाँ से m से m कट गया, तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है कि v0 इज इक्वल टू 3/2 v2, और इस इक्वेशन को आप संभाल के रख लीजिए, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये आ गई, बात समझ में आती है। दूसरी इक्वेशन ये हुई कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है। क्यों है E इज इक्वल टू 1? क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। तो आप देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या मीनिंग होता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मीनिंग होता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी, यानी कि इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वाला कंपोनेंट जो है ये। तो अगर ये वाला कंपोनेंट आप देखो तो ये तो एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा हो तो ये आपका साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, और ये वाला आपका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये वाली वेलोसिटी तो v0 कॉस थीटा और ये वाली वेलोसिटी v0 साइन थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपकी हो गई v0 साइन थीटा। वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकालते हैं? जिस पॉइंट पे कॉलिजन होती है, ठीक है ना, तो लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग जो वेलोसिटी आती है दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग जो वेलोसिटी सेपरेट करने वाली होती है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाती है। अब कॉलिजन यहाँ, कॉलिजन के बाद जब वेलोसिटी सेपरेट होगी तो भाई आप देखो ये वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी ली जाएगी, तो भाई इस v2 का हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए होगा और इस v1 का हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए होगा, तब जाके वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकलेगी और दोनों ऐड हो जाएंगी। तो भाई आप ये देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे एक मैं ऐसे कंपोनेंट लूँ तो v2 का ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो, ये 90 माइनस थीटा हो, तो ये तो v2 का साइन थीटा हो जाएगा। और ये v1 में अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो तो ये वाला एंगल थीटा है, यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है, थीटा, तो ये भी थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा और ये फिर थीटा, तो दिस इज v1 कॉस थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा, v1 कॉस थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगी, ठीक, दोनों की। अब आप देखो ये जो वेज है इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो उसका ये वाला कंपोनेंट और वो जो वेलोसिटी है उसका वो वाला कंपोनेंट, तो ये दोनों सेपरेशन में है, तो ये भी सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है, वो भी सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी v1 कॉस थीटा प्लस v2 साइन थीटा। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। और एक इक्वेशन सबसे आसान वाली होती है, लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। लाइन ऑफ कॉलिजन तो ये वाली हो गई, ये वाली, ये लाइन ऑफ कॉलिजन है, इसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी पहले और बाद में
बराबर होती है। तो वी नॉट कॉस थीटा यानी कि वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू वी वन ये तो कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा, वी1 साइन थीटा। ये लीजिए, ये आपके पास तीसरी इक्वेशन आ गई है। जब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आप देखो यहाँ पे वी1 साइन थीटा है, ठीक है ना, यहाँ पे वी नॉट कॉस थीटा है, वी1 वी2 इन सब की वैल्यू जब आप डालोगे, ठीक है ना, वी नॉट की वैल्यू आप 3/2 वी2 डाल दो, किसी भी एक की टर्म में ले आओ, यहाँ पे इसको सबको किसी एक की टर्म में ले आओ, सबको वी नॉट की टर्म में ले आओ, जहाँ पे भी वी2 लिखा है वहाँ पे वी नॉट लिख लो। भाई ये वी नॉट साइन थीटा हो गया, वी1 को भी वी नॉट की टर्म में लिख लो, ये हो जाएगा वी नॉट, वी1 को लिख लो वी नॉट कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस वी2 जो है, वी2 को आप यहां से लिख लो, दिस इज 2/3 वी नॉट साइन थीटा। अब इस पूरी इक्वेशन में अगर आप साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी हो जाएगा 2 नॉट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ से वी नॉट सारे कैंसिल कर दो, और ये 1 है और ये 2/3 है, तो 1/3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से पता चलता है कि भाई, ठीक है ना, कि भाई ये कितना आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा में से, ये कितना हो गया 1/3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री आ जाता है शायद। देखिए कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये 2/3 साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये है ये, तो 1/3 साइन स्क्वायर थीटा इज दिस, ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाती है यहाँ पे एज एन आंसर। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो ये वाली वैल्यू अपनी सही है, ठीक है, थीटा। ओके, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको ध्यान रखना कि आप इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, जिस पॉइंट पे कोलिजन होती है उस पे टेंजेंट लेके हर स्ट्रक्चर को आप ट्राइंगल में, ट्राइंगुलर वेज में बदल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप यहाँ पे, ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए भी मैं आपको कितना टाइम दूंगा, 2 मिनट प्लस माइनस 1 और ले लो, 1 मिनट और ले लो इसके लिए आप, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पढ़िएगा क्वेश्चन को अच्छे से और देखिए ट्राई करके क्या आता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, कि ये जो ग्राउंड है ना, दिस इज स्मूथ, ये स्मूथ है, क्योंकि ये नेगलेक्ट फ्रिक्शन लिख रहा है, तो फ्रिक्शन हमें सब जगह इग्नोर करना पड़ेगा। Find the velocity of the wedge after collision. पूरी ईमानदारी से ट्राई करना है, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। वन kg की बॉल है और 3 kg का ये
बॉल कोलाइड विद द वेज एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि इस इंक्लाइन वेज पे जहां बॉल टकराती है वो वाला पॉइंट ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है, और इसकी हाइट है 3.5 मीटर। जो टावर बना हुआ है यहाँ पे, इसकी हाइट 3.5 मीटर है। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। यहां से आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया इसको आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया भाई, तो ये बॉल यूं जाएगी और यूं टकराएगी यहां कहीं पे। जहां भी ये टकराएगी वो वाला पॉइंट ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पे है। तो मैं अगर यहां पे इस तरीके से ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं यूं, तो ये वाली हाइट तो 2.5 मीटर रह जाएगी बस। ये वाली हाइट कितनी रह जाएगी? 2.5 मीटर रह जाएगी बस ये। तो ये अगर 2.5 मीटर है तो आप देखिए इसको नीचे गिरने में, बॉल को यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगेगा? √2h/g। प्रोजेक्टाइल मोशन का फंडा लगा देंगे, टू बॉल थ्योरी लगा देंगे। किसी भी बॉल की वेलोसिटी का, क्योंकि भाई बॉल को जब थ्रो किया जा रहा है उसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट तो जीरो ही है ना, तो h हाइट गिरने में टाइम कितना लगता है? √2h/g। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो दिस इज 2 × 2.5 डिवाइडेड बाई 10 और इसका अंडर रूट, दिस इज 5/10, 1/√2। तो यहाँ पे t की वैल्यू आ गई 1/√2 सेकेंड, यानी कि 1/√2 सेकेंड में बॉल टकरा जाएगी। तो ये बॉल कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगी तब तक? √2gh। इस बॉल की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, यानी कि बॉल तो यूं जाएगी ना, तो इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? √2gh। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 9.8। 9.8 मेरे को आइडिया इसलिए आया है क्योंकि 9.8 को अगर आप देखो तो वो 7 से डायरेक्टली रिलेटेड है। 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि 4.9 का डबल होता है 9.8। तो 2 × 9.8 × 2.5 और इसका अंडर रूट ले लो आप। कितना आ गया? 2.5 × 2 5 हो गया, 5 × 9.8 आ गया √49, जिसकी वैल्यू आ जाती है कितनी? 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो बॉल आप ले रहे हो इसकी ये वाली वेलोसिटी भी 7 है, ये वाली वेलोसिटी भी 7 है। दैट मीन्स ये थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। और बॉल की वेलोसिटी, जो बॉल की वेलोसिटी होगी गिरते टाइम, ये वाली वेलोसिटी तो हमेशा 7 ही रहेगी, ये वाली तो कहीं जा नहीं सकती, और ये वाली वेलोसिटी भी आपकी 7 ही आई है। तो ये जो कंपोनेंट होगा ना, ये 45 डिग्री होगा ये एंगल। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये वाला एंगल भी 45 और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है वेलोसिटी का। इसका मतलब ये परपेंडिकुलरली टकराएगी इस पे। ठीक, अब क्वेश्चन ने ट्विस्ट ले लिया, ये कैसे टकराएगी? परपेंडिकुलरली टकराएगी। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी भाई? अगर ये कोई ग्राउंड है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, इस पे एक इंक्लाइन वेज रखा है इस तरीके का, ये मान लीजिए ये इंक्लाइन वेज रखा है जिसका ये वाला एंगल भी 45 है, और कोई बॉल आके इस पे परपेंडिकुलरली हिट करती है यूं 90 डिग्री पे ऐसे हिट करती है। तो ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशन हो गई आपके पास। बॉल की वेलोसिटी भी पता है, सारे कंपोनेंट पता है आपको, और कॉलिजन 90 डिग्री पे होती है ये भी पता है। दूसरी चीज, कोलाइड विद द वेज एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर। ये इलास्टिक बोल रहा है कॉलिजन को क्या बोल रहा है? ये इलास्टिक बोल रहा है। इलास्टिक का मतलब है E = 1, यानी कि आने वाली वेलोसिटी = जाने वाली वेलोसिटी। लेकिन इसने पूछा वेलोसिटी ऑफ वेज, तो मैं भाई वेज की वेलोसिटी को इस तरफ v0 मान लेता हूं, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी तो मुझे पता है। ये वाली वेलोसिटी तो हो गई u की वैल्यू हो गई 7√2, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट भी यही है और ये वाला भी यही। तो 7√2 की वेलोसिटी से बॉल टकरा रही है। टकराने के बाद मान लो इसको v0 वेलोसिटी से इधर जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे, और इसका मास कितना है? बॉल का मास अगर m है तो इसका मास कितना है? 3m। तो मुझे वैल्यूज भी पता है, m की वैल्यू 1 kg ले लो, ठीक है ना। तो अब तो ये क्वेश्चन जो है ये कॉलिजन का क्वेश्चन बन गया।
अब ये क्वेश्चन इसके आगे कॉलिजन का क्वेश्चन हो गया कि किसी बॉल को ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलरली हिट किया और इलास्टिक कोलिजन है, तो वो केस भी नहीं निपटा देना है जिसमें बॉल चिपक जाए, वो इनइलास्टिक होता है, ये इलास्टिक कोलिजन है। तो कोलिजन के बाद हो सकता है जो ये बॉल है ये भी रिबाउंड कर जाए किसी और डायरेक्शन में। और आप खुद से देखिए, अगर ये 90 डिग्री पे टकराई है तो वापस इसी डायरेक्शन में चली जाएगी कोलिजन के बाद। तो अगर मैं कोलिजन के बाद का इसका एफबीडी बनाऊं, कोलिजन के बाद का एफबीडी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना ये वाला। तो कोलिजन के बाद की अगर मैं सिचुएशन बनाऊं, वैसे तो वो भी कोलिजन के बाद की सिचुएशन हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट ले ली है, ये तो वेलोसिटी वी नॉट हो गई। और बॉल कोलिजन के बाद इसी डायरेक्शन में वापस उठ जाएगी, मान लीजिए बॉल की वेलोसिटी हो गई है वी कोलिजन के बाद, क्योंकि कोलिजन से पहले तो मुझे पता है, लेकिन कोलिजन के बाद की वेलोसिटी हो गई है वी। तो भाई वी का ये वाला कंपोनेंट, ठीक है ना, ये वाला और ये, इन सब से वेलोसिटी इक्वेशंस बनेगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, तो मैं फटाफट इसकी इक्वेशन बना देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें क्वेश्चन में नहीं लेना है। तो भाई इसकी वेलोसिटी तो वी नोट हो गई। अगर हम लीनियर मोमेंटम बैलेंस करें, अगर हम मोमेंटम बैलेंस करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो मोमेंटम बैलेंस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो भी मोमेंटम होगा, ठीक है ना, फाइनली भी वही होना है, ठीक है। तो भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोमेंटम पहले कितना हो रहा था, m इंटू यू, m इंटू यू बाई √2, यू बाई √2 अपने आप में 7 आ जाएगा, वो हमें पता है। फाइनली भी क्या होगा, 3m इंटू वी नॉट, 3m इंटू वी नॉट माइनस, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट इस तरफ भी जाएगा, ठीक है ना, तो वो माइनस में आएगा इधर वाला कंपोनेंट। तो ये वाली वेलोसिटी अगर v है तो ये हो जाएगा माइनस का एम वी बाई √2। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, आपने केवल लीनियर मोमेंटम बैलेंस किया है। अब E इज इक्वल टू 1, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी आएगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो पहले सीधी यही है, लाइन ऑफ कॉलिजन के अलॉन्ग लिखी जाती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो पहले कितनी थी, u ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी और u की वैल्यू कितनी है, 7√2। अब कॉलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, एक तो इसकी ये वाली वेलोसिटी v आ जाएगी डायरेक्ट, और इस v नोट का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। v नोट का कौन से वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। अब आप खुद ही देखो, सारी एंगल 45 है, तो दिस इज v नोट बाई √2। तो ये जो u की वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी v प्लस वी नोट बाई √2। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। वैसे तो हमें दो ही तो अननोन निकालने, हमारे दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएंगी। अननोन क्या क्या है, अननोन क्या क्या है यहाँ पे, अननोन यहाँ पे v है और v नोट है। u की वैल्यू तो हमें पता है ना, u की वैल्यू है 7√2। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए और v और v नोट की वैल्यू फटाफट आपको पता चल जाएगी। आंसर आएगा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, v की वैल्यू आएगी और v नोट की वैल्यू आएगी आपके यहाँ पे 5√v, हाँ 5√2 मीटर पर सेकेंड। This is value of v naught, this is value of v and v naught, v and v naught ये हो सकते हैं, वो आप कैलकुलेट करके देख लेना क्या हो सकता है, वैल्यू एक्सचेंज हो जाए। तो आई होप ये सिचुएशन आपको समझ आई होगी, इस तरीके से होना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि पहले तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया, उसके बाद सीधा सेंटर ऑफ मास में चला गया क्वेश्चन, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम ब्लेंडिंग मान सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस मोमेंटम बैलेंस की, और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत प्रेफर किया जाता है। दो चैप्टर उन्होंने एक ही झटके में चेक कर लिए आपके, बात समझ में आई, दो क्वेश्चन उन्होंने, मतलब दो टॉपिक आपके बिल्कुल परफेक्टली चेक कर लिए, ठीक। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, देखिएगा।
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और इसके लिए मैं आपको दूंगा 2 मिनट। अच्छा, ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, और पूरी फुल ईमानदारी से करना है, पूरी E4 ईमानदारी, ईमानदारी से करना है ट्राई। Two identical smooth balls are projected from point O and A on the horizontal ground with same speed of projection. Same speed बोल रहा है ये। The angle of projection in each case is 30 degree. The distance between O and A, OA की वैल्यू को ये बता रहा है 100 मीटर। This is 100 meter. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना, E की वैल्यू बता रहा है 0.7, ये हमें ध्यान से देखना है। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है नियरेस्ट इंटीजर वाली। ओके, चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से होना है। देखिए, इसने बोला है कि 2 आइडेंटिकल स्मूथ बॉल्स, ठीक है ना, दोनों एंगल 30 डिग्री है। दोनों के एंगल कितने हैं? 30 डिग्री। 100 मीटर का बीच में सेपरेशन है, मिड एयर में कोलाइड करती है। तो अगर मैं इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करूँ तो भाई, ये अगर एक बॉल का देखते हैं, बस एक बॉल का, मान लीजिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉल को मैंने 30 के एंगल पे थ्रो किया, तो अगर वो 30 के एंगल पे हम थ्रो करते हैं तो बॉल क्या है, यहां तक जाएगी ऐसे और यूं जाएगी, ठीक। अब वो कह रहा है कि बॉल टकराई है और टकराने के बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.7 भी है। टकराने के बाद बॉल की वेलोसिटी कम हो गई है, और कम होने के बाद बॉल वापस अपने पुरानी पोजीशन पे गिर गई है। तो डेफिनेटली जो मैक्सिमम हाइट है, जो मिड पॉइंट है, वहां पे कॉलिजन नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे कॉलिजन हो जाती तो बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ जाती, क्योंकि वहां से वापस आने के लिए एग्जैक्टली यू कॉस थीटा ही चाहिए वापस। इसका मतलब कॉलिजन कहीं पहले ही हुई है, ठीक है ना, ताकि ये वाली वेलोसिटी यहां से ऑल्टर होके कम होने के बाद भी यहां पहुंचा दे बचे हुए टाइम में। इसका मतलब जो दूसरी बॉल है वो भी बिल्कुल ऐसे ही चल रही है कि उसकी ट्रेजेक्टरी भी ऐसे ही है। तो एक बॉल इधर से जाती है, एक बॉल इधर से जाती है, यहां कॉलिजन होती है दोनों की। यहां कॉलिजन होने के बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.7 है, ठीक है ना। इसका मतलब जब हम बॉल की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला कंपोनेंट तो पूरा वही का वही होगा, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी अगर आप u ले लो
तो u का ये वाला कंपोनेंट तो कितना आएगा, ये आएगा u√3/2, और ये वाला कंपोनेंट आएगा u/2। ये वाला कंपोनेंट u/2 आ गया, ये u√3/2 आएगा। तो भाई ये वाला कंपोनेंट जो u√3/2 है और ये वाला कंपोनेंट, ये वाला तो इंटैक्ट रहेगा, ये वाला तो वही का वही रहेगा, पर ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0.7 इंटू u√3/2, ये रह जाएगा आफ्टर कोलिजन। जो ये था ना इस बॉल का, भाई अगर किसी जगह कोई बॉल टकरा गई और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e, तो पास आने की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर u है तो दूर जाने की eu हो जाएगी, तो ये e टाइम्स ऑफ u हो जाएगी ये वाली वेलोसिटी। तो भाई यहाँ पे जब कोलिजन होगी तो एक कंपोनेंट तो इधर होगा और एक इधर होगा, इसका मतलब बॉल यहाँ से टकराने के बाद यूं उछलेगी, और यूं उछलने के बाद उसको वापस कहाँ गिरना है, यहीं पे गिरना है, इसी जगह पे उछलने के बाद इसी जगह पे गिरना है। ये क्वेश्चन बन गया, तो अपने आप में काफ़ी अच्छे से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। तो मान लो भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी है x, ठीक। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है, ठीक है ना, जो भी है, जो इम्पैक्ट हुआ है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ है, तो देयर विल बी नो चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट, नो चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट, दैट्स वाई नो चेंज इन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो अगर इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट देखा जाए, देखिए यहां पे मोमेंटम बैलेंस वगैरह भी बहुत सारे काम यहां पे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को देखूं कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u sin θ/g, ये होता है फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट उतना का उतना ही रहना है, तो मैनुअली पहली जो फर्स्ट बॉल है उसका टकराने का टाइम, टकराने के बाद यहां आने का टाइम, दोनों आप लिख के इसके बराबर कर दो। तो आप देखिए ये वाला जो इसका यहां तक टकराने वाले पॉइंट तक जाने का टाइम है वो आएगा x/u इंटू √3/2 प्लस अगेन x/ जितनी भी ये वाली डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक का वापस आने का टाइम, ठीक है, ये वाला यहां से u वापस आने का टाइम, ये वाला टाइम हो गया आपका x/0.7 इंटू u√3/2, ये हो गया, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2u sin θ/g। और आप खुद देखो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू तो 50 होगी, क्योंकि वो वाली बॉल और ये वाली बॉल दोनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, क्योंकि x ये होगा और x ही ये भी होगा, और 2x की वैल्यू कितनी बोल रखी है उसने 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 50, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू को डाल सकते हो। तो इक्वेशन क्या बन गई, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 100/u√3 प्लस 100/ अगेन u√3 और नीचे मल्टीप्लाई बाई 0.7 इज इक्वल टू 2u sin थीटा कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई 10, इस वाले 2 से 2 कट गया, तो दिस इज u/10। तो ये आपके पास बहुत इजी इक्वेशन आ गई, सीधे सीधे फटाफट u की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 38 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, और यही आपका आंसर भी है। ये आपके पास u की वैल्यू आ गई, तो u की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 38 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर भी है। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें ये वाला जो थी, ये वाली जो चीज़ थी, ये आपका समझ लो एक पंच था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को करने में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। मोमेंटम बैलेंस की इक्वेशंस भी हम बना सकते हैं, देखो यहाँ पे कहीं भी हमने मोमेंटम बैलेंस नहीं किया है, ठीक है ना, बस एक फैक्ट यूज़ किया है हमने कि जितनी स्पीड से टकराती है उसके ई टाइम्स स्पीड से वापस आ जाती है, क्योंकि दोनों की दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो ये वाली जो बॉल है, ये वाली बॉल भी बिल्कुल इसी तरीके से यूं जाके अपने पुराने वाले पॉइंट पे ही यूं गिर जाएगी, और ये वाली बॉल भी ऐसे ही गिर जाएगी।
यानी कि यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा, नो चेंज इन टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब हम। ठीक है, देखिए कैसे। चलिए, आई होप क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ने में आ रहा तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ उसको। ये नीचे अब शायद आएगा। ये लीजिए क्वेश्चन। जब तक आप सॉल्व करो, इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको दे रहा हूं 1 2 3 4। इस क्वेश्चन के लिए आपको चाहिए 4 to 5 मिनट्स, क्योंकि यहां पे 3 क्वेश्चंस है एक साथ, तीनों को एक साथ सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसको। ताकि आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं इसको वापस छोटा कर दूंगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारी जगहों पे ये मिलता है। ठीक है ना। खूब सारे लोग इसको अपनी क्लास के इलस्ट्रेशन में भी सॉल्व कराते हैं, अगर अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो तो। इजी क्वेश्चन है ये, आप इसको टफ क्वेश्चन में नहीं काउंट कर सकते। ये इजी क्वेश्चंस में ही आएगा, इतना भी श्योर है कि इजी क्वेश्चन में आता है। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से आगे बढ़ाना है हमें ये। ठीक है, ओके। तो भाई एक एक करके यहाँ पे चीज़ें पढ़ते जाएंगे और अपना आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक चीज़ को हम देखते जाएंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी जो ये, इनमें से किसी एक को ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, इस वाली को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली जो बॉल है यहाँ ड्रॉ करते हैं। एक को, इधर वाली बॉल को यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया। ये अब इसमें जो टक्कर मारने वाली बॉल है, अगर देखा जाए
तो भाई वो बॉल जो टक्कर मारने वाली है, वो वाली बॉल यहाँ पे ये है ऐसे, और यहाँ पे एक दूसरी बॉल भी है इधर की साइड, उसको हम ड्रॉ अभी नहीं कर रहे हैं, उसका सेंटर ये रहा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाली लाइन, ये वाली लेंथ, यानी कि इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों की रेडियस को मेजर किया जाए तो ये वाली रेडियस आएगी r प्लस वो कितनी दे रखी है उसने, √2 - 1 इंटू आर, √2 - 1 इंटू आर, जो कि कैलकुलेट करने पे कितनी आ जाती है, r√2। तो ये वाली लेंथ अगर r√2 है, ठीक है ना, और ये वाली r है, ऐसे करके देखेंगे तो ये तो यहाँ तक का है ना, ये r है, ये r√2 है, तो ये वाला एंगल जो थीटा बनेगा, ये वाला एंगल बन जाएगा आपका 45 डिग्री का, ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो r√2 है और ये r है। भाई यहाँ पे अगर इस वाले डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ से ये वाली लाइन यूं ड्रॉ कर लो आप, ये कितनी हो गई, ये तो r√2 हो गई ये, और ये हो गई r, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया आपका 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब हम इसको अगर सॉल्व करें, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वाला एंगल तो आपका 45 डिग्री हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो बॉल है, ये वाली जो बॉल है, सिंगल वाली बॉल है, इसमें जैसे ही यहाँ पे टक्कर लगी, ठीक है ना, जैसे ही यहाँ पे हमने इसमें कॉलिजन की, तो भाई ये वाली जो बॉल है, बड़ी बॉल की वेलोसिटी इस तरफ कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब आप जो कॉलिजन लगी होगी, इसमें कॉलिजन हुई होगी, उसकी वजह से फोर्स लगा होगा इस तरफ, मान लीजिए यहाँ पे n फोर्स लगा है, या कुछ भी इम्पल्स मिला है, जो भी इसको इम्पल्स मिला है, इसको I मान लो कि इतना इम्पल्स मिला है I, ठीक है ना, इम्पल्स मिला है I, तो उस इम्पल्स का, जो भी इसको इम्पल्स मिला, उस इम्पल्स का ये वाला कंपोनेंट पूरा इस बॉल को मिला होगा और इसकी वेलोसिटी इस तरफ आई होगी, क्योंकि ये बॉल चल ही इस तरफ सकती है, बस एक ही तरफ चल सकती है, इसके चलने का कोई दूसरी डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, I/√2, I/√2 होगा ये इम्पल्स अगर I है तो ये I/√2 होगा, यानी कि ये जो I/√2 है, ये वाला इम्पल्स इसके मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m × v, और m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 kg, और v की वैल्यू कितनी है, 3, ये 6 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे I की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो I की वैल्यू है, I की वैल्यू आपकी हो गई 6√2 यूनिट, I की वैल्यू ये हो गई। तो ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ सी जस्ट आफ्टर कॉलिजन। अब जो छोटे वाली बॉल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, छोटे वाली बॉल नीचे की तरफ आ रही थी कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका मोमेंटम नीचे की तरफ कितना था, उसका मोमेंटम नीचे की तरफ था 1 × 10 यानी कि 10, 1 × 10 यानी कि 10 मीटर जो भी था, kg मीटर पर सेकेंड। अब इस वाली बॉल को इस तरफ ठीक उतना ही इंपल्स मिला होगा जितना इसका है, तो भाई 6√2 का इंपल्स इसको इस तरफ मिला है, तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ 6 हो जाएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ 6 हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ 6 हुआ है, ऐसा ही एक कंपोनेंट इधर से भी मिलेगा, तो इधर भी ऊपर की तरफ 6 मिलेगा ये। तो इसको कॉलिजन तो इसने 10 के मोमेंटम के साथ किया है, लेकिन कॉलिजन करने की वजह से इसको 12 का मोमेंटम ऊपर मिल गया है, इसको 12 का मोमेंटम किस तरफ मिल गया, ऊपर। तो फाइनली इसके पास ऊपर कितने का मोमेंटम हो गया, 12 - 2 यानी कि 2 यूनिट का मोमेंटम हो गया, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। मान लो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v1 है, तो m × v1 = 2 आना चाहिए, और m कितना है 1, तो v1 = कितना आ गया 2। तो यहाँ से आपको मिल गया v1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो बॉल जो ऊपर 10 से गिरी है वो उछल के ऊपर की तरफ 2 से जाएगी, तो ये वाली बॉल ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगी। तो ऑप्शन 1 में 1 सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 आंसर आ गया। एक काम तो हमारा बहुत जल्दी हो गया। दूसरा ये बोल रहा है इंपल्स प्रोवाइडेड बाय ईच स्ट्रिंग ड्यूरिंग कोलिजन, हर स्ट्रिंग ने ड्यूरिंग कोलिजन कितना इंपल्स प्रोवाइड किया है। आप खुद ही देख सकते हो, इस पे ये वाला कंपोनेंट जो ये वाली बॉल है, इस पे ये वाला इंपल्स इस तरफ 6 का था, इस तरफ भी 6 का था, लेकिन बॉल की जो ये बॉल को लगने वाली स्ट्रिंग है
इनका टेंशन इतना ज्यादा है कि इसने इस बॉल को नीचे जाने ही नहीं दिया। इसका मतलब ये वाला इंपल्स पूरा का पूरा टेंशन ने खत्म कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ऊपर की तरफ 6 का, इसको भी 6 का, तो 6 ईच 6, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो गया। तो इसने बोला है ना इंपल्स प्रोवाइडेड बाय ईच स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग ने हर बॉल को ऊपर की तरफ 6 का इंपल्स प्रोवाइड किया है, ताकि इस बॉल का इंपल्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कितना निकला है 0। भाई बड़े वाली बॉल ना नीचे चली है ना ऊपर चली है, लेकिन जो ऊपर से बॉल टकराई है उसने उसको 6 का इंपल्स नीचे दिया है। इसका मतलब स्ट्रिंग ने इसको ऊपर की तरफ इंपल्स दिया होगा। तो 6 kg मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, ये आंसर होगा सेकंड वाले क्वेश्चन का ये, ठीक है ना। MV NS, हाँ वो भी न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। इम्पल्स M इंटू वी, मास और मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो न्यूटन सेकंड भी ठीक है। तो सेकंड हो गया अपना। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का कोफिशिएंट क्या होता है, ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आप देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो यहाँ पे कॉलिजन से पहले इस लाइन के अलोंग आई, लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जो ये वाली वेलोसिटी है छोटे वाली बॉल की 10 का ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा 10 का 45 का एंगल होगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया 5√2। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में क्या होगा, एक बॉल तो ये रही और दूसरी बॉल ये रही, दोनों के सेंटर इस लाइन के अलोंग है, लेकिन इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 है और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 3 है। तो भाई खुद ही देखो, इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और उसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों का सम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। अब डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 45 है, ये भी है 40, तो ये 2/√2 होगा और ये वाला 3/√2 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई 3/√2 प्लस 2/√2, तो दिस इज 5/√2। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी आई 5/√2 डिवाइडेड बाई 5√2, तो दिस इज 5/5 और नीचे √2 इंटू √2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, E की वैल्यू हो गई 1/2। तो E इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 1/2, ये अपना आंसर हो गया। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए जा सकते थे, पर अपने पास टाइम थोड़ा कम है। सेंटर ऑफ मास पे हमने लास्ट लेक्चर भी लिया, ये भी लिया, तो जो अपना नेक्स्ट मूव होगा यहाँ पे, जो अब हम नेक्स्ट मूव लेंगे वो अपना रोटेशन पे होगा, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको मिल गए हैं। नेक्स्ट वाले में कितना आंसर आ रहा है इसके 1/2, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है 4, तो 1/2 वाला ऑप्शन सही है। इसमें 6 न्यूटन सेकेंड वाला सही है और इसमें ये 1 वाला सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको ठीक लगा होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो सेशन एंड करने से पहले मैं आपको 1-2 पॉइंट की इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा यहां पे, ठीक है। मेरे कुछ कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे। देखिए 13th के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो 13th के स्टूडेंट हैं यानी कि 12th वाले लोग और 12th पास जो है उनके लिए कोर्स चलता है, ठीक है ना, जिसकी टाइमिंग होती है 1:30 to 3। ये एक्सेल बैच चलता है 12th पास लोगों के लिए, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ 22 जुलाई से न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आप चाहो तो बैच को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच ऐसा बैच है जिसमें आपको दिसंबर 15 तक कंप्लीट सिलेबस कर दिया जाएगा। ये ड्रॉपर्स का बैच है, कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 11th प्लस 12th का। तो
जो चाहते हैं कि एक टॉपिक किया जाए SHM एंड वेव्स करके, वो एक टॉपिक के लिए ज्वाइन कर सकते हो। जो फुल टाइम ज्वाइन करना चाहे वो फुल टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप इस बैच का ले सकते हो। अगर आप NKC सर लाइव करके कोड डालोगे, NKC सर लाइव करके कोड डालोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा चार्जेस में। तो ये अनअकैडमी प्लस पे चल रहे हैं कोर्स, ठीक है ना। तो बैच स्टार्ट हो रहा है ये, और कंप्लीट बैच जो बैच है पूरा वो तो दिसंबर 15 तक खत्म होगा। जबकि ये वाला जो टॉपिक है ये 15 लेक्चर्स का टॉपिक है। कितने हैं इसमें? टोटल 15 लेक्चर्स हैं, जिनमें अप्रॉक्सीमेटली 5 लेक्चर SHM के हैं और 10 लेक्चर्स वेव्स के हैं। तो इसमें हम IIT JEE के बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके IIT JEE के एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा मैं प्रॉब्लम्स को। तो आप जिनको भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक बैच और है, ठीक है, ये बैच स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम में ही, ठीक है ना, 4 अगस्त से, ठीक है। ये 4 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का। दिस इज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट, ये 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है, ठीक है ना। उनका इवॉल्व बैच होता है जिसकी टाइमिंग होती है 3:30 to 5, ठीक है ना। उसमें 4 अगस्त से ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 16 लेक्चर्स का कोर्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, और बिल्कुल डिटेल में कराया जाएगा IIT JEE के एडवांस लेवल के लिए। ये बैच है बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके, ठीक है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक, सेम रूल्स है इसके लिए भी, ठीक है। और एक बैच और स्टार्ट हो रखा है, ये लीजिए 7 जुलाई से, ये 11th क्लास वालों का बैच है। जो 11th क्लास के स्टूडेंट है ये उनके लिए है। 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें नया चैप्टर वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। ये वाले बैच की टाइमिंग होती है 5:30 to 7 PM। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन के लिए मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।